अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5 पार्ट 1। तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है जिसका नाम आमदनी और खर्च के ख्याल, गुजराती में से कहेंगे आवक अने खर्चना ख्यालों। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि इससे पहले कि हमने लेसन नंबर 4 और 3 जो पढ़ा, जैसा कि लेसन नंबर 3 हमारा मांग था और लेसन नंबर 4 जो था वो हमारा रसद, ये फराहमी जिसको कहते हैं हम। तो ये दोनों हमने जो चैप्टर पढ़े थे ये बाज़ार से ताल्लुक़ रखते थे और इसके अलावा गाहक के ऊपर थे, सार्फिन के ऊपर थे। मांग जो था वो पूरा एक गाहक के नज़रिए से यानी एक सार्फिन के नज़रिए से हमने पूरे चैप्टर को पढ़ा था। उसके बाद जो हमने पढ़ा था रसद, फराहमी, ज़ख़ीरा, वो हमने बाज़ार के इससे पढ़ा था। आज हम लेसन नंबर 5 जो पढ़ने वाले हैं आवक अने खर्चना ख्यालों। तो इसमें आपको बहुत ही ध्यान से समझना है क्योंकि इसमें बहुत से अदद शामिल होकर ये चैप्टर हमको पढ़ना है कि बाज़ारी खर्च किसे कहते हैं, पैदावारी खर्च किसे कहते हैं। इसके अलावा जो पैदावार जो कर रहा है वो पैदावार के खर्च का ख्याल किस तरह से करता है, उसके अंदर कौन सी उसको मुश्किलें पेश आती है, वो अपना भाव यानी कि कीमत तय किस तरह से करता है, कौन कारखानेदार जिसको हम कहेंगे पेड़ी। तो आवक और खर्च ये पूरा इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज हम शुरुआत करते हैं कि देखेंगे कि इसमें क्या है, आवक और खर्च का ख्याल किस तरह से पेश किया है। इसके अलावा बहुत से माहिरीन माशियातदां जिन्होंने अपनी तारीफ़ पेश की है हर के बारे में, तो आज हम यहाँ पर जानकारी हासिल करेंगे। तो माशियत की तमहीद के अंदर ख़ास करके जो कारखानेदार है उसको समझने के लिए उसका जो खर्च है, जो उसकी आवक है, उस यानी कि जो आमदनी है ये बहुत ही अहमियत रखती है। यानी कि एक पीढ़ी यानी कि एक कारखानेदार को उसका यानी कि खर्च और उसकी आमदनी को समझने का बहुत ही अहमियत दी गई है। जब वो पैदावार के तनासुब बदलता है, पैदावार का जब तनासुब बदलता है तो उसकी जो कुल पैदावार का जो खर्च है उसमें भी तब्दीली पेश आएगी। यानी कि जो भी वो पैदावार कर रहा है अगर उसका तनासुब बदल रहा है तो जाहिर सी बात है उसके पैदावारी खर्च में भी तब्दीली आएगी। अगर पैदावारी खर्च में इजाफा हो रहा है तो उसके उत्पादन यानी कि उसके पैदावारी खर्च में भी इजाफा होगा। लेकिन अगर उसकी पैदावार में कमी आती है तो उसके पैदावारी खर्च में भी क्या होगी, कमी होगी। अब खर्च से जो कारखानेदार है उसकी जो जावक है यानी कि जो जा रहा है पैसा और जो आ रहा है उसका अंदाज़ा वो किस तरह से लगाएगा, उसका ख्याल वो किस तरह से पेश करेगा, या फिर उसका किस तरह से उसका अंदाज़ा लगाकर अपना जो पैदावार का जो कीमत है, पैदावार की जो कीमत है उसकी सतह को किस तरह से नक्की करेगा। इसके लिए हमको यहाँ पर 7 बातें बताई गई है। तो वो कौन सी 7 बातें हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो नंबर 1 है कि कारखानेदार को खुद की अशिया की कीमत तय करने में मदद हासिल होती है। किसकी वजह से? आमदनी और खर्च की वजह से। आमदनी यानी कि जो पैसा आ रहा है और जो पैसा जा रहा है उसके इन्हिसार पर कारखानेदार को खुद की अशिया की कीमत तय करने में मदद हासिल होती है। तो कारखानेदार को खुद की अशिया की कीमत तय करने में मदद हासिल होती है कि उसकी जो पैसा जो जा रहा है अंदाज़न उसका कितना पैसा जाएगा, कितनी उसकी आमदनी होगी, कितना खर्च होगा। तो ये तमाम के तमाम जो है तो कारखानेदार को खुद की अशिया की कीमत तय करने में मदद हासिल होती है। नंबर 2 इसको गुजराती में कहेंगे पेढ़ीने पोतानी वस्तुनी कीमत नक्की करवामा मदद मळे छे। यानी कि कारखानेदार को खुद की अशिया की कीमत तय करने में मदद हासिल होती है। नंबर 2 है कि कारखानेदार को खुद का ऊंचा नफ़ा हासिल करने का रास्ता भी हासिल हो जाता है कि अगर वो अंदाज़ा लगा लेता है कि अगर ये इतने खर्च के अंदर इसकी पैदावार में इतना करता हूँ और जब बाज़ार में वो अशिया जाती है तो इससे मेरे को मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल हो सकता है। तो ये तमाम के तमाम जो बातें हैं वो इससे पता चल जाती है कि कारखानेदार को खुद का ऊंचा नफ़ा हासिल करने का रास्ता भी हासिल होता है, जिसको कहेंगे पेढ़ीना पोतानो नफ़ो महत्तम करवामा मार्गदर्शन मले छे। यानी कि उससे रास्ता
मिल जाता। अब इसके बाद एक तीसरा है कि कारखानेदार का खर्चदार को समझने में मददगार साबित होता है। ज़्यादा खर्च होता है, सीमांत खर्च का मतलब होता है जो ज़्यादा का खर्च होता है, तो ज़्यादा खर्च कारखानेदार को समझने में मददगार साबित होता है। इसके बाद है कि मुतबादिल का मतलब क्या होता हैगा कि मुतबादिल यानी कि वैकल्पिक खर्च। तो मुतबादिल खर्च का ख्याल वसाइल का मुतबादिल इस्तेमाल और मैनेजमेंट मासियात में इस्तेमाल बनता है। इसके बाद का पॉइंट है ज़्यादा नफ़े को समझने के लिए ज़्यादा खर्च इस्तेमाली बनता है कि अगर कारखानेदार ज़्यादा नफ़ा हासिल करता है तो जाहिर सी बात है कि जब उसको बाज़ार के अंदर ज़्यादा मुनाफा हासिल हो रहा है तो वो पैदावार भी उतनी ज़्यादा ही करेगा, और जब पैदावार ज़्यादा करेगा तो उसके ऊपर खर्च भी ज़्यादा करेगा। तो ज़्यादा नफ़े को समझने के लिए ज़्यादा खर्च इस्तेमाली बनता है। इसके बाद है ज़रूरी खर्च का ख्याल कारखानेदार के मैनेजमेंट में सिमत बताता है। ज़रूरी यानी कि नाणकीय खर्च, जो सरमाया जिसको हम कहेंगे सरमाया खर्च, तो जो सरमाया का खर्च का ख्याल है वो कारखानेदार के मैनेजमेंट में सिमत बताता है। ये हमारे हुए कितने पॉइंट, 6-7 हो गए। अब इसके बाद हम देखेंगे कि खर्च के मुख्तलिफ ख़यालात, यानी कि जो खर्च हम करते हैं उसके विविध ख्यालों, खर्च ना विविध ख्यालों। तो सबसे पहले आएगा खर्च के 2 ख्यालात हैं। कितने ख्यालात हैं? 2 ख्यालात हैं। तो एक है असल खर्च जिसको हम कहेंगे वास्तविक खर्च, क्या कहेंगे? वास्तविक खर्च। और जो दूसरा है उसे हम कहेंगे मुतबादिल खर्च, जिसको गुजराती में कहेंगे वैकल्पिक खर्च, यानी कि एक ऑप्शन ना हो तो उसकी जगह पर हम दूसरे ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी खर्चना કેટલા ખ્યાલો છે? 2 ખ્યાल, असल खर्च और मुतबादिल खर्च। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि असल खर्च यानी कि वास्तविक खर्च क्या है। तो यानी कि पैदावारी वास्तविक खर्च क्या है? तो मासियात में पैदावारी खर्च में मुख्तलिफ ख्यालात पेश किए हैं। सबसे पहले आएगा वास्तविक खर्च। तो पैदावारी ज़राए को पैदावारी अमल में शामिल करने से जो जहनी जिस्मानी जो मेहनत करनी पड़ती है और जो तकलीफ़ उठानी पड़ती है वो पैदावार का क्या कहलाएगा? असल खर्च। किसे कहेंगे? कि पैदावारी ज़राए को पैदावारी अमल में शामिल करने से जो जहनी जिस्मानी मेहनत करनी पड़ती है और जो तकलीफ़ उठानी पड़ती है वो पैदावार का असल खर्च है। फ़र्ज़ करो कि जैसा कि कारखानेदार में काम करने वाला मज़दूर थकान महसूस करता है या फिर उसके अंदर कोई शारीरिक खतरात का सामना करना पड़ता है या फिर उसको जहरी परेशानी महसूस करता है, तो ये सब पैदावार का क्या कहलाएगा? असल खर्च कहलाएगा। अब असल खर्च नापा नहीं जा सकता क्योंकि थकान, फिर बेचैनी, तनाव वगैरह जैसी मामलात ये तमाम के तमाम हम नाप तो नहीं सकते, लेकिन जब फ़र्द में ये बदलाव आता है तो असल खर्च के ख्याल में पैदावार के ज़राए के लिए जो किया जाने वाला खर्च है इसका भी शुमार नहीं किया जा सकता। जैसा कि ज़मीन इंसानी मेहनत का नतीजा नहीं बल्कि कुदरती तोहफ़ा है। पैदावार का ये ज़रिया गैर ज़ीर हुए, इसलिए ज़मीन का असल खर्च क्या कहलाएगा? सिफर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिफर कहलाएगा। इसके लिए ज़मीन का असल खर्च सिफर है, इसलिए इसके बावजूद ज़मीन के इस्तेमाल के लिए ज़मीन के जो मालिक है उसको क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर किया जाने वाला जो किराया है, पैदावारी खर्च है, वो इसका हिस्सा बनता है। इस तरह असल खर्च का ख्याल गैर इत्मीनानी है, यानी कि गैर इत्मीनानी है, याद रखो, गैर अस्थिर यानी कि गैर इत्मीनानी है और लेन देन के नज़रिए से ये काबिल इस्तेमाल नहीं है। किसका? वास्तविक खर्च का। लेकिन वास्तविक खर्च में जो सरमाया की शक्ल में जो हम पेश नहीं कर सकते, इस हकीकी यानी कि असल खर्च क्या है? बेइत्मीनानी है, जिसे हम गुजराती में कहेंगे बिन नाणकीय खर्च। क्या कहेंगे? बिन नाणकीय खर्च। जैसा कि हमारे को सवाल आ सकता है कि
वास्तविक खर्च खाली जगह खर्च, तो हम क्या लिखेंगे, बिन नाणकीय खर्चे। तो प्रोफेसर मार्शल के मुताबिक पैदावार के वसाइल में ये असल खर्च को सामना तो करना पड़ता है, लेकिन इसको खींचने के लिए, उसके खिंचाव के लिए उसके ऊपर जो तनख्वाह, जो सूद और जो नफ़े की शक्ल में हासिल होता है, वो किसकी शक्ल में हासिल होता है, रियायत की शक्ल में हासिल होता है। किसके लिए, असल खर्च के अंदर। अब इसके बाद वास्तविक खर्चना मापोनी मुश्किलों। तो वास्तविक खर्चनी मापनी मुश्किलों के अंदर क्या आएगा कि वैकल्पिक खर्चना मापनी मुश्किलों, जिसको उर्दू में हम कहेंगे मुतबादिल खर्च के नापने की मुश्किलात। वास्तविक खर्चना मापनी मुश्किलों, तो असल खर्च में जो हमको थकान महसूस होती है, जो जहनी तौर पे जिसका शुमार होता है, ये तमाम के तमाम ये जो बातें हैं इसे हम माप नहीं सकते, लेकिन कारखानेदार जो है उससे जो आसपास के जो, जैसा कि कारखाने में से जो निकलने वाला धुआं है और उसके आसपास के जो लोग हैं उनकी अगर सेहत पर वो असर करती है और वो असर समाजी नज़रिए से खर्च है और उसको हम माप नहीं सकते। अब इसके अंदर कितने पॉइंट हो सकते हैं, इसके तीन पॉइंट है। सबसे पहले आएगा कि एक बार इस्तेमाल होने वाली अशिया। तो वेपल यानी कि मुतबादिल खर्च के अंदर कौन कौन सी मुश्किलें पेश आती है। तो सबसे पहले हम समझ लेंगे कि मुतबादिल खर्च यानी कि मुतबादिल खर्च के अंदर क्या होता है कि अगर पैदावार का एक ज़राया सिर्फ एक ही इस्तेमाल वाला हो तो उसको मुतबादिल खर्च तय नहीं हो सकता। जैसा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ इसकी कि पैदावार के वसाइल में कोई एक काम हम करते हैं और उसके वसाइल के अंदर अगर हमको दूसरा मुतबादिल करना पड़ता है तो हमको जो सही लगता है, जो उससे उम्दा होता है, हम उसके ऊपर मुतबादिल पैसा खर्च करते हैं। यानी कि जो हमको सही लगता है, जिससे हमको ज़्यादा मुनाफा हासिल हो रहा है, हम जब उसको पसंद करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मुतबादिल खर्च कहलाएगा। हम एक उदाहरण लेते हैं कि समझ लो कि ज़मीन का एक टुकड़ा है मेरे पास और ज़मीन के टुकड़े का इस्तेमाल मेरे को करना है, लेकिन उस ज़मीन के ऊपर मैं क्या करती थी, पहले गेहूँ भी उगाती थी और चावल भी उगाती थी। लेकिन ज़मीन के ऊपर गेहूँ पैदा करने के लिए मेरे को रुपये 2 लाख मिल सकते हैं और ज़मीन के ऊपर चावल पैदा करने के लिए मेरे को 3.5 लाख या 4 लाख मिलते हैं। अब इसके अंदर जो भी मैं हूँ जो या फिर कोई किसान है, तो किसान क्या करेगा, अपनी मंतिक का इस्तेमाल करेगा, यानी कि अपना जहनी तौर इस्तेमाल करेगा और फ़ायदे के नज़रिए से अगर वो ख्याल करेगा किसान, तो गेहूं की पैदावार जो लेता था, लेकिन गेहूं की पैदावार के बदले में उसे चावल की पैदावार में जो ज़्यादा मुनाफा हासिल हो रहा है, यानी कि गेहूं की पैदावार के लिए उसे 2 लाख मिलते थे और चावल की पैदावार के लिए उसे 3.5 लाख या 4 लाख मिल रहे हैं, तो वो गेहूं की जो फसल है उसको ना उगाते हुए जिसमें ज़्यादा मुनाफा हासिल होगा वो उसी की खेती करेगा नहीं, यानी कि वो चावल की खेती करेगा। तो चावल की खेती के अंदर उसको कितने रुपए मिलते, 3.5 लाख रुपए या 4 लाख रुपए मिलते। लेकिन जो गेहूं की पैदावार है उसको वो क्या करेगा, जाता करेगा और 3.5 लाख रुपए के जो चावल है वो जो हमारा होएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा मुतबादिल खर्च कहलाएगा। बड़ी समझ कि गेहूं की भी खेती है और चावल की भी खेती है। गेहूं की खेती में उसे रुपये 2 लाख मिल रहे हैं और चावल की खेती के अंदर उसको कितने मिल रहे हैं, 3.5 या 4 लाख मिल रहे हैं। तो गेहूं की खेती को छोड़कर जब वो चावल की खेती करता है और चावल की खेती के अंदर अगर उसको ज़्यादा मुनाफा हासिल हो रहा है, 2 लाख की जगह पर 3.5 लाख रुपए या 4 लाख का फ़ायदा हो रहा है, तो जो चावल की खेती है वो किसान की क्या कहलाएगी, मुतबादिल खर्च कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मुतबादिल खर्च कहलाएगा। अब इसके बाद के पीरियड में हम देखेंगे कि मुतबादिल खर्च नापने के कौन कौन से मुश्किलात हैं।